तो बच्चों क्रैश कोर्स में जो हम अगला टॉपिक देख रहे हैं वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको बेसिक बातें पता हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करेंगी उनको ही हम वेक्टर बोलेंगे। यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए एंड दे मस्ट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, अब जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नल वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और डायरेक्शन अननोन या आर्बिट्ररी का मतलब अननोन। ठीक है, उसी वेक्टर को हम बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। उसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड ए ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखिए, आपको जो ये चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं क्रैश कोर्स में, हम ये मान के आपको पढ़ा रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़े बहुत चीज़ें आपको मालूम होंगी, है ना, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आपको मालूम होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। अगला वेक्टर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन इसकी होती है फिक्स्ड, यानी एक फ़िक्स डायरेक्शन होती है इस वेक्टर की, जो कि नोन होती है। ये डायरेक्शन हमको पता होता है। नल वेक्टर में डायरेक्शन अननोन है पर यहाँ डायरेक्शन नोन है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जनरल किसी भी जब हम वेक्टर की बात करते हैं, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर पी, तो हर वेक्टर के अलॉन्ग एक छोटा सा यूनिट वेक्टर होता है जो कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या बताता है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को सिम्बलाइज करता है। ठीक है, तो वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए इस केस में अगर हमको वेक्टर पी लिखना है तो वेक्टर पी इज़ नथिंग बट पी टाइम्स पी कैप। तो यहाँ पे ये पी क्या है, इस पी को आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर यहाँ इसका डायरेक्शन बता रहा है और ये जो पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ पी वो हमको उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, तो वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से फिर हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पी कैप इज़ नथिंग बट वेक्टर पी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी। यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर। तो यहाँ पे पी कैप क्या है, पी कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर पी। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला हो गया जो आपको ध्यान में रखना है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब तीन एक्सिस के अलॉन्ग तीन टाइप के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, हमको पता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि अगर उधर आई कैप है तो इधर क्या होगा, माइनस आई कैप। अगर ऊपर जे कैप है तो नीचे क्या होगा, माइनस जे कैप। और अगर बाहर प्लस के कैप है तो अंदर क्या होगा, माइनस के कैप। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेक्टर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे वेक्टर जो होते हैं वो ओबे करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि आप a प्लस बी करिए या b प्लस ए कीजिए, बात एक ही है, वो दोनों इक्वल होते हैं। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं एडिशन के अंदर में। ठीक है, तो आप a को b में ऐड कीजिए या b को a में ऐड कीजिए, मतलब इसको आप घुमा के लिखिए तो भी उनका सम सेम ही होता है। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा लॉ है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी ए, बी और सी, अगर ये तीन वेक्टर्स को हमको ऐड करना है तो हम चाहें तो बी और सी को पहले आपस में ऐड करें फिर उनको ए में ऐड करें, या नहीं तो हम ए और बी को पहले ऐड कर लें और उनको फिर हम सी में ऐड करें, तो वो दोनों अल्टीमेटली इक्वल होते हैं। और इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट्स एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ m इंटू ए प्लस बी, m इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे मेरा m कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, m जो है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये हो जाएगा m इंटू ए प्लस m इंटू बी। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर मान लीजिए दो कांस्टेंट्स हैं m प्लस n और बाहर में हमारा कोई तो भी वेक्टर है, वेक्टर a, तो वेक्टर a भी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये हो जाएगा m टाइम्स a प्लस n टाइम्स a। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे यहाँ हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है,
उसके बाद डिस्टेंस हम बात करते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की। किसकी बात करते हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो पहला लॉ है वेक्टर एडिशन का उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है A और दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसा है B, सच दैट ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट हमें किसके थ्रू मिलता है? तीसरा साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो जो हम थर्ड साइड लेंगे टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, वही हमको इनका रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट यानी इनका वेक्टर सम देगा। ठीक है, इसी को हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो इसको हम लिखें R इज़ इक्वल टू A प्लस B, ऐसा लिखो, या A प्लस B माइनस R इज़ इक्वल टू 0 लिखो। बात एक ही है, यहाँ A का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, यानी A और B का साइन पॉजिटिव लिया है और R का साइन क्या लिया है? नेगेटिव लिया है, और इन सब का सम क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं उनका साइन हम एक जैसा लेते हैं, और जो वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है उनका साइन उल्टा ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, पर इन दोनों के ऑर्डर का उल्टा है इसका ऑर्डर। इसीलिए अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो R क्या होगा? R नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ A का साइन पॉजिटिव रखा, B का साइन पॉजिटिव रखा, पर R का साइन क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं, और इन सब का सम हम इक्वल टू क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी एक सवाल आता है कुछ इस तरह से कि सपोज़ डियर स्टूडेंट्स ऐसा हमको दिया रहेगा कि ये एक वेक्टर है, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर A, और फिर एक वेक्टर ऐसा दिया रहेगा, इसको हम बोलेंगे वेक्टर B, और एक ऐसा रहेगा, इसको मान लीजिए हम बोल देते हैं वेक्टर C। तो यहाँ पर हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अब आप बोलेंगे? हम इसलिए ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए A का साइन प्लस है तो B का साइन भी क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि A और B दोनों सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर मतलब जहाँ एक का सर वहाँ दूसरे का पैर, ठीक है, एक के पीछे एक, ठीक है, रेलगाड़ी की तरह। तो A का साइन पॉजिटिव, B का साइन भी पॉजिटिव, और देखिए B और C भी तो सेम ऑर्डर में है, तो इसीलिए C का साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो A, B और C तीनों का साइन पॉजिटिव होगा, और तीनों को हम ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी इन तीनों का वेक्टर सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे अगले लॉ के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो आइए इस लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं जिनको आपस में ऐड करना है, तो उनको हम किस तरह से ले लेते हैं? उनको हम ले लेते हैं ट्रायंगल के दो साइड्स के अलोंग, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग, सॉरी। तो मान लीजिए ये हमारे दो वेक्टर्स हैं जिनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं वेक्टर A और इसको हम बोल देते हैं वेक्टर B। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, इनको इस तरह से ले लिया और इनके बीच का एंगल क्या बोला? थीटा बोला। ठीक है, तो फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वही हमको देता है इनका रिजल्टेंट, यानी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हमको देगा इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। रिजल्टेंट का मतलब होता है इनका वेक्टर सम विच इज़ A प्लस B। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो थीटा है दोनों के बीच का, और ये वाले एंगल को हम बोल देते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जो हमको ध्यान में रखना है। पहला फॉर्मूला तो है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, आप उसको ऐसा लिखिए या आप उसको ऐसा लिखिए, और वो फॉर्मूला होता है रूट अंडर A स्क्वायर, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब ये थीटा 0 हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि हो जाएगा A प्लस B। और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा? जब ये जो थीटा है यहाँ पे वो 90 हो जाए। तो जब थीटा 90 होगा तो जब थीटा 180 होगा, तो थीटा जब 180 होगा तो फिर कॉस 180 -1 होता है, और ये R का मिनिमम वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? A माइनस B। तो यहाँ हमको रिजल्टेंट का रेंज मिल गया A माइनस B से A प्लस B तक फॉर 2 गिवन वेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है कि tan अल्फ़ा इज़ नथिंग बट B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, तो ये है अल्फ़ा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। पर यही डिस्टेंस अगर मान लीजिए, ये तो हमने देखा यहाँ पे दिस इज़ गिविंग अस A प्लस B, लेकिन अगर हमें A माइनस B चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो A माइनस B के लिए हम क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा वेक्टर A, और देखिए अगर प्लस B ऐसा है
तो माइनस बी कैसा होगा, इसका ठीक उल्टा, ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बी ऊपर है तो माइनस बी किधर होगा, ये होगा माइनस बी, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया माइनस बी। तो इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, ये माइनस बी हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा इस तरह से, वो हमें क्या देगा, इन दोनों का वेक्टर सम, यानी दिस इज़ अवर ए माइनस बी। और इसका एंगल ए के साथ जो है उसको मैं बोल रहा हूँ बीटा। ठीक है, तो ए माइनस बी का एंगल ए के साथ बीटा है, और ए प्लस बी का एंगल ए के साथ क्या हम बोल रहे हैं, अल्फ़ा बोल रहे हैं। और ए माइनस बी का ए के साथ एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं। तो यहाँ टैन बीटा का भी एक फॉर्मूला है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। टैन बीटा इज़ नथिंग बट बी साइन थीटा। ये ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे सिर्फ हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। यानी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसमें नीचे प्लस है और इसमें नीचे माइनस है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये भी आपको बहुत काम में आने वाला फॉर्मूला है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप साथ ही साथ जो है वो कॉपी भी कर रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर करके बीच में ये सारी चीज़ें कॉपी डाउन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो अगर हम 2D वेक्टर की बात करते हैं तो 2D वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट्स बनाएंगे, 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे। और अगर हम 3D वेक्टर की बात करते हैं तो 3D वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट्स लेंगे, 3 कंपोनेंट्स लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं एक 2 डायमेंशनल वेक्टर बना रहा हूँ। ये हमारा वेक्टर है सपोज P। ठीक है, तो इसको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग और एक कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग। तो जो x कंपोनेंट है उसका वो px कहलाएगा, और जो y एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट है वो py कहलाएगा। इस तरह से रेक्टेंगल के 2 साइड्स के लॉन्ग हम उसको रिजॉल्व करते हैं, इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो px हो जाता है p cos थीटा, p cos थीटा, और ये py क्या हो जाता है, py हो जाता है p sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं p को लिख सकता हूँ p cos थीटा i कैप प्लस p sin थीटा j कैप। इसको आप ऐसा लिखिए, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर p इज़ नथिंग बट, यानी ये वाला वेक्टर p इज़ नथिंग बट p cos थीटा एक्चुअली px है, तो px i कैप प्लस py j कैप। यानी जब भी आप कोई वेक्टर देखें, मान लीजिए 2 डायमेंशनल वेक्टर अगर आपको कहीं नज़र आता है, सपोज़ मैंने लिखा है कि वेक्टर p इज़ नथिंग बट 2i प्लस 3j, इसका मतलब है कि इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो 2 है और इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो 3 है। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स का पता लगा सकते हैं किसी वेक्टर के थ्रू। तो ये तो मैंने आपको बात बताई 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए। इसी चीज़ को हम 3 डायमेंशनल वेक्टर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, जैसे कि मैंने वेक्टर a लिखा सपोज़ 2i प्लस 3j माइनस 5k, तो इसका x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है और z कंपोनेंट ये है। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे कि ये वाला जो वेक्टर था हमारा, ये जो वेक्टर था, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लीजिए ये वाला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज़ नथिंग बट रूट अंडर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। साइन के साथ भी ले लीजिए, अल्टीमेटली स्क्वायर होके तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ से हम इस तरह से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर मान लीजिए कि हम किसी वेक्टर की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, वेक्टर p। ठीक है, तो इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये उसका x कंपोनेंट हो गया और ये उसका y कंपोनेंट हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, p cos थीटा, या मैं अल्फ़ा के टर्म्स में लिखता हूँ, 1 मिनट। तो अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये एंगल अल्फ़ा है तो मैं px को क्या लिख पाऊँगा, p cos अल्फ़ा। और अगर मान लीजिए ये एंगल बीटा है तो मैं py को क्या लिख पाऊँगा, p cos बीटा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो फिर हम एक z कंपोनेंट भी बना पाएंगे और उसको हम बोल पाएंगे pz इज इक्वल टू, मान लीजिए इस वेक्टर का एंगल जो z एक्सिस के साथ है उसको मैं गामा बोल रहा हूँ, तो pz हम बोल पाएंगे p cos गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो वेक्टर के एंगल्स हैं x y और z एक्सिस के साथ।
अब देखिए वेक्टर p का एंगल x एक्सिस के साथ क्या है, वेक्टर p का एंगल x एक्सिस के साथ अल्फ़ा है, वेक्टर p का एंगल y एक्सिस के साथ बीटा है, और वेक्टर p का एंगल z एक्सिस के साथ क्या है, गामा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 3 कंपोनेंट्स हमने लिखे हैं, px को, py को और pz को। ठीक है, तो मैं वापस से उसको लिखता हूँ अगले पेज पे। तो हम लिख रहे हैं px इज इक्वल टू p cos अल्फ़ा। तो यहाँ से हम cos अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, px अपॉन p। सिमिलरली हम cos बीटा क्या लिख सकते हैं, py अपॉन p। सिमिलरली हम cos गामा क्या लिख सकते हैं, pz अपॉन p। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या है, किसी वेक्टर के एंगल्स हैं x, y और z एक्सिस के साथ। यानी अगर मान लीजिए हमें कोई वेक्टर दिया रहे और पूछा जाए, जैसे मान लीजिए हमें एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर p इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, ये मान लीजिए हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और पूछा है कि बताइए इस वेक्टर का एंगल x एक्सिस के साथ क्या होगा, इस वेक्टर का एंगल y एक्सिस के साथ क्या होगा और इस वेक्टर का एंगल z एक्सिस के साथ क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसका x, y और z तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा। यानी अगर हम किसी 3D वेक्टर की बात करते हैं तो उसका x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ, तीनों के साथ उसका कुछ ना कुछ एंगल होता है। यानी x एक्सिस के साथ अल्फ़ा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। तो ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे, तो डिस्टेंस हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम इस फार्मूला के थ्रू ये निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पहला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, cos अल्फ़ा इज़ px अपॉन p। तो मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू px अपॉन p। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू px क्या है, x कॉम्पोनेंट, वेक्टर p का x कॉम्पोनेंट जो कि क्या है 1 है, अपॉन p। ये नीचे जो p लिखा है ये p क्या है, यह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर में। तो ये क्या हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 रूट अंडर 14। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, cos इनवर्स 1 अपॉन 14। यही हमारा एंगल है वेक्टर का x एक्सिस के साथ। वही अगर हमें बीटा निकालना है तो बीटा क्या होगा, बीटा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ cos इनवर्स, बीटा मैं इस फार्मूला को यूज़ करके लिख रहा हूँ। तो बीटा में क्या लिखूँगा, cos इनवर्स py क्या है, py हमारा y कंपोनेंट है और y कंपोनेंट हमारा 2 है। तो मैं लिख रहा हूँ 2 अपॉन 14 यानी py अपॉन py अपॉन p। और सिमिलरली मैं गामा लिख सकता हूँ, गामा भी क्या होगा, cos इनवर्स pz अपॉन p। तो pz हमारा क्या है, pz हमारा 3 है, तो 3 अपॉन p यानी 14। ठीक है, तो देखा आपने अल्फ़ा, बीटा और गामा, यानी कि इस पर्टिकुलर वेक्टर का एंगल हमने x, y और z तीनों एक्सिस के साथ निकाल लिया। ठीक है, तो अगर हमें cos अल्फ़ा पता चल गया है तो हम sin अल्फ़ा, tan अल्फ़ा सब पता लगा सकते हैं, किसी भी रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया। तो यही cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा को ही हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनकी एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अगर आप करेंगे तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जब आप स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पे ये px स्क्वायर आता है, यहाँ पे py स्क्वायर आता है और यहाँ पे pz स्क्वायर आता है, होल डिवाइडेड बाई p स्क्वायर हो जाता है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड क्या है, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। तो इसको जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारा इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर और नीचे भी p स्क्वायर। तो ये कट कुटा के क्या आ गया, 1 आ गया। इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस चीज़ को आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमको उनका सम 1 मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई। उसके बाद फिर हम डिस्टेंस बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, जहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन है कि a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। अब यहाँ से हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b। देखिए a cos थीटा मैंने यहाँ से लिया है, तो a cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब ये a cos थीटा जो होता है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, या नहीं तो इसका दूसरा नाम दिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो ये तो हो गया ए कॉस थीटा। सिमिलरली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हमने ये ले लिया बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे बी कॉस थीटा हमारा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ बी। ये किसका कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा, तो बी का कंपोनेंट होगा किसके अलॉन्ग, ए के अलॉन्ग। ठीक है, और इसको दूसरा नाम दिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ऐसा दूसरा नाम भी इसको दिया गया। तो ये दो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार है ना यूज़ होता है हमारा, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, ये बार बार प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हम किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है हमें। अब मान लीजिए दो वेक्टर्स दिए हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, अगर मान लीजिए आपको वेक्टर ए दिया हुआ है 2i + 3j - 5k, और सपोज़ वेक्टर बी हमको दिया हुआ है 3j + 4k - 2k। ठीक है, और हमें अगर करना है ए डॉट बी, तो हम कैसे कर पाएंगे, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैंने ये रहा आई और ये रहा जे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 3 प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ। तो बस आप आगे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ए डॉट भी मिल जाएगा। ये एक प्योर नंबर होगा क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। स्केलर यानी एक प्योर नंबर जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यही था हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो अगर किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम बोल सकते हैं कि उनके बीच का एंगल क्या है, 90 है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कि मैं अगर लिखूँ ए डॉट बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करता है, यानी ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इस तरह से इसको अल्टा पलटा के भी हम इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरह की बात है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन हमें क्या कहती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन हमें कहती है कि किसी भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इंटू एन कैप। अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी करने के बाद हमको एक नया वेक्टर मिलता है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको फाइनली एक वेक्टर मिल रहा है। दिस एंटायर थिंग इज़ द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हमें कैसे मिलता है, राइट हैंड रूल से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी को। ठीक है, तो यही हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर दो वेक्टर्स हमको दिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए वो भी हम देखते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि याद रखिए कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वाई, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शंस इक्वल नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड्स तो सेम होंगे पर डायरेक्शंस सेम नहीं होंगे, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। तो अगर ए क्रॉस बी आउटसाइड द प्लेन है तो बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन होगा, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकते हैं। तो याद रखिए कि ये कम्यूटेटिव लॉ तो ओबे नहीं करता है, पर हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ज़रूर ओबे करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस ए क्रॉस, अंदर लिखता हूँ मैं बी प्लस सी,
तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के पास और ये बन जाएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है पर कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, ठीक है, तो फिर A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B 0 हो जाएगा। आप देखिए साइन 0 0 होता है, इसीलिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि वो आपस में पैरेलल होंगे, और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स हमको दिए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमको वेक्टर A दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, और वेक्टर B हमें दिया हुआ है i + j + 2k, ठीक है, इस तरह से। और हमें करना है A क्रॉस B। तो हम A क्रॉस B कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट रूल लगाएंगे। पहले आपको लिखना है i, फिर लिखना है j और फिर लिखना है k। उसके बाद i के लिए i पुट करेंगे यहाँ पे। तो पहले कौन सा वेक्टर है, A है, तो सबसे पहले हम A के कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ 2, 3 और 4 लिख देंगे। फिर B के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे 1, 1 और 2, ठीक है। तो 1, 1 और 2। फिर हमें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे i, और देखिए i का साइन प्लस में रखना है आपको, और हम i वाले रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ऊपर इंटू नीचे माइनस नीचे इंटू ऊपर, है ना। यानी कि ऊपर इंटू नीचे यानी 3 × 2 माइनस नीचे इंटू ऊपर यानी 1 × 4, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है। अभी याद रखिए जे कैप का साइन माइनस में रखना है आपको। जे वाले रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए आप। तो जे वाले रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ऊपर इंटू नीचे यानी कि 2 × 2 माइनस नीचे इंटू ऊपर यानी 1 × 4, ठीक है, प्लस के। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो अभी के लिखा है हमने बाहर में, यहाँ पे के लिखा है, तो के रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, और फिर उसके बाद ऊपर इंटू नीचे माइनस नीचे इंटू ऊपर यानी 2 × 1 माइनस 1 × 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आई, जे और के टर्म्स में आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था डियर स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो याद रखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। मतलब अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखिए ये एक ट्राइंगल तैयार हो गया। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इसको ऐसा लिखिए आप, या AB साइन थीटा लिखिए, बात एक ही है, पर मैं इसको इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ। फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, है ना। तो यहाँ हाफ है पर यहाँ हाफ नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मतलब अगर इसी को मैं ऐसा करके पैरेललोग्राम बना दूँ तो इसकी लंबाई इसकी जितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई इसकी जितनी हो जाएगी। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, यानी ये वाला जो एरिया है, इट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। पर अगर मान लीजिए A और B, जैसे यहाँ तो A और B इस पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, अगर A और B पैरेललोग्राम के साइड्स नहीं हुए बल्कि A और B पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हुए, तब क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। कि अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये A है, नहीं सॉरी, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ पहले, और मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, जहाँ A और B क्या है, डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, सच दैट A और B के बीच का एंगल थीटा है। तो वहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक। तो याद रखिए कि अगर A और B डायगोनल्स हैं तो फिर ये फॉर्मूला जो कि ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आपको, और अगर A और B साइड्स हैं तो फिर ये फॉर्मूला, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चाहे तो आप पॉज करके ये सारी चीज़ें कॉपी डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्केलर्स और वेक्टर्स का जो थियोरी है वो यहाँ पे फिनिश होता है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर हम कुछ थोड़े से और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइए।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो अब तक हमने सीखे हैं उनको समझने के लिए। तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो उसने कंडीशन हमको ये दी हुई है, तो हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इतना हमको पता है, तो हमने वो कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर इधर आएगा तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। ठीक है, तो क्या बचा? 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 4ab कॉस थीटा। अरे 2x प्लस 2x क्या होता है? 4x होता है ना, इज इक्वल टू वॉट? 0। इस तरह से इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और अब अल्टीमेटली 4 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अभी 4 तो 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a का कुछ तो भी वैल्यू होगा, b का भी कुछ तो वैल्यू होगा। तो यानी इस पूरे प्रोडक्ट को 0 होने के लिए, इस पूरे प्रोडक्ट को 0 होने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा? कॉस थीटा को। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। थीटा 90 मतलब a और b के बीच का एंगल क्या आ गया? 90 आ गया। यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज रूट अंडर 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी दो फोर्सेस और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है। यानी मान लीजिए जो पहला फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को P प्लस क्यू बोला गया है, यानी F1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको बोला गया है P प्लस क्यू, और F2 का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोला गया है? P माइनस क्यू। ठीक है, और हमको बोला है कि बताइए कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो सच दैट रिजल्टेंट इतना हो जाए। ठीक है, यानी एक्चुअली हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। ठीक है, सच दैट रिजल्टेंट इतना हो जाए। तो हमें पता है कि आर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दो वेक्टर्स हैं F1 और F2, तो आर इज F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 का मैग्नीट्यूड इंटू F2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2। इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब आर क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा होता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। अब ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी F1 का मैग्नीट्यूड क्या है? P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड है P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का स्क्वायर, और ये देखो डिफरेंस प्लस 2 इंटू F1 का मैग्नीट्यूड, F1 का मैग्नीट्यूड यानी P प्लस क्यू, और इंटू F2 का मैग्नीट्यूड यानी P माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं इस तरह से बता दूं कि F1 का मैग्नीट्यूड P प्लस क्यू है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अभी इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 है और इसका मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, तो टोटल फोर्स क्या होगा? 3 प्लस 2 होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो वही बात है कि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो टोटल फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, और इस मैग्नीट्यूड को इस मैग्नीट्यूड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल रहा है ना, वैसी वाली बात है। ठीक है, तो दो मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके हमको तीसरे का मैग्नीट्यूड मिल सकता है, और दो मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करके हमको उसके दूसरे वाले के फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल सकता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सपैंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा रूट अंडर, और काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है ये, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इंटू कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। देखो, और अब यहाँ पर LHS में मैं क्या लिखूंगा? LHS में क्या लिखूंगा? LHS में हमारा रिजल्टेंट कितना है? रूट अंडर है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमें इतना रिजल्टेंट चाहिए ना, तो इतना रिजल्टेंट पाने के लिए ये थीटा क्या होना चाहिए? वही थीटा हमें निकालना है। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो अच्छे से, ये वाला p स्क्वायर, ये वाला p स्क्वायर में ऐड कर दो 2p स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर में ऐड कर दो 2q स्क्वायर, और ये प्लस 2pq माइनस 2pq क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही क्या हो जाएगा? मैं अगला स्टेप यहाँ लिखता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा रूट अंडर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर ऐड हुआ है और ये q स्क्वायर ऐड हुआ है, और यहाँ पे प्लस 2, और ये जो 2 है डियर स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये जो 2 है ये दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करके इंटू कॉस ऑफ थीटा कर दिया। ठीक है, और रूट तो यहाँ से हट चुका है, रूट दोनों साइड से हट चुका है, तो रूट यहाँ से हटा दो,
ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये इस तरह से लिखा है मैंने, ठीक है। अभी ऐसा लिखो या इसको मैं नॉर्मली ही लिख देता हूँ, नॉर्मली मतलब ऐसा ही लिख रहने दो इसको फिलहाल, 2p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करें डियर स्टूडेंट्स, इसको और इसको उधर भेज दो, तो इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा p² और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस q² इज इक्वल टू 2 टाइम्स p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखें तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन में इस पूरे को ये भी मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों टर्म्स को उधर भेज रहा हूँ, तो हो जाएगा p² माइनस q² अपॉन 2 इंटू p² माइनस q² इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा क्या हो गया 1/2, दिस इंप्लाइज दैट थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि अगर थीटा 60 डिग्री हुआ तभी जो है इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा 3p² √3p² प्लस q² आ जाएगा। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तो कॉपी कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम अगला सवाल देख रहे हैं और ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहले सवाल पढ़ते हैं क्या है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18, ठीक है। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स के सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। यानी मान लो वो दो फोर्सेस हैं P और Q, एक फोर्स P है एक फोर्स Q है ना, तो एक फोर्स P है एक फोर्स Q है, दोनों के मैग्नीट्यूड का जो सम है, अब इसको मैं इस तरह से लिखूं, यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 18 ऐसे लिखो, या और P प्लस Q इक्वल टू 18 लिखो। बात एक ही है डियर स्टूडेंट्स, मतलब इसका मतलब एक ही है ना, ये वेक्टर साइन के बिना लिखा है, यानी कि ये P का मैग्नीट्यूड है ये Q का मैग्नीट्यूड है, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम क्या है 18 है, ठीक है। एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, यानी उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, यानी हमको दिया हुआ है कि R इज इक्वल टू 12, R 12 है, R 12 है यानी रूट अंडर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा एक्चुअली क्या दिया है 12 दिया है, मतलब R 12 है तो R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है 12 है। तो ये हमको एक चीज़ दी हुई है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 144। ये एक चीज़ हमको दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। और क्या दिया हुआ देखते हैं कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस, यानी फाइंड आउट क्या करना है, P का मैग्नीट्यूड क्या है और Q का मैग्नीट्यूड क्या है ये फाइंड आउट करना है, और इनमें से कोई एक फोर्स ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ठीक है। तो आओ कुछ इस तरह से इमेजिन करते हैं उसको कि लेट P का मैग्नीट्यूड छोटा है Q से, ठीक है। तो मान लो P छोटा वाला फोर्स है और Q बड़ा वाला फोर्स है, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैं डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लो डिस्टेंस ये वेक्टर P है, ये वेक्टर P है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है और ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये मैंने बना दिया रिजल्टेंट, और मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ डिस्टेंस, एक रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अभी मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो डिस्टेंस पैरेललोग्राम लॉ हमको पता है, उसके हिसाब से अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ये P है ये Q है, तो ये क्या होगा, ये जो डायगोनल है ये तो डायगोनल है ना, उसी पॉइंट से निकल रहा है ना, यानी ये हमारा कौन है R है, R यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा P प्लस Q, ये रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट का एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, छोटे वाले फोर्स के साथ। देखो ना, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यानी ये छोटा वाला मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है, इसके साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मतलब Q इधर होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट उनके बीच में होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे हम। तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हमको ये भी पता है कि देखो यही एंगल हमारा अल्फा एंगल है ना, याद करो अगर वो डायग्राम तुमको याद होगा तो इस तरह से हम लेते थे, ये वेक्टर P होता था, ये वेक्टर Q होता था, है ना, और इनका हम इस तरह से रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे, ये रिजल्टेंट होता था जिसको हम P प्लस Q बोल रहे थे, और ये वाला एंगल अल्फा होता था, ये एंगल थीटा होता था P और Q के बीच का, लेकिन ये रिजल्टेंट वाला एंगल P के साथ जो है वो अल्फा बोलते थे। और ये फॉर्मूला मैं याद दिलाता हूँ, फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा क्या होता था, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी निकाला था, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, तो फिर से मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा तो 90 है, तो tan 90 क्या हो जाएगा, tan 90 इन्फिनिट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो tan 90 इन्फिनिट होता है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। अब इस रेशियो को इन्फिनिट होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 गिव्स यू इन्फिनिटी,
तो दिस इंप्लाइज दैट पी प्लस क्यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है, क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं कि अब डियर स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं वैल्यूज़। तो हम बोल रहे हैं कि हम 1 और 3 को पुट कर रहे हैं 2 में, पुटिंग 1 and 3 इन 2, पुटिंग 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर 2। आओ देखते हैं क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो मैं p का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। q को क्या लिख सकते हैं, q को हम 18 माइनस पी लिख सकते हैं, तो मैं वही लिख रहा हूँ, p स्क्वायर प्लस 18 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 2pq, यानी 2 इंटू पी इंटू क्यू क्या है, q को हम लिख सकते हैं यहाँ से q 18 माइनस पी है, तो q 18 माइनस पी, ठीक है, तो 2pq कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अभी हमें थीटा नहीं पता, तो एक और चालाकी हम कर सकते हैं, वो चालाकी हम ये कर सकते हैं कि ये जो q कॉस थीटा है इस पूरे के जगह पर, q कॉस थीटा की जगह पर माइनस पी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें थीटा नहीं पता ना, तो इसलिए ये नहीं रख के हम क्या कर रहे हैं कि हम q कॉस थीटा की जगह पर पूरा का पूरा क्या रख दे रहे हैं, माइनस पी रख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू 144। देखो थीटा की टेंशन खत्म हो गई। ओके जी, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी 36p, 2 इंटू 18 इंटू पी यानी माइनस 36p। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया मैंने इसको, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 144 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो ये p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, और ये मैं लिख रहा हूँ माइनस 36p इज इक्वल टू 144, ठीक है। और इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको उधर भेजो और उसको उधर ले आओ, तो 324 माइनस 144 इज इक्वल टू 36p, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब 324 माइनस 144 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 324 माइनस 144 अपॉन 36 इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी 324 माइनस 144, क्या होगा वो, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 324 माइनस 144, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 8 और 2 180 हो गया, ठीक है। अब 180 अपॉन 36 इज इक्वल टू पी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 36 के टेबल से काटेंगे इसको, तो ये 36 5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 36 5 180। तो दिस इंप्लाइज दैट पी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। पी का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी हमें पी का मैग्नीट्यूड निकालना था, क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकालना था। अब क्यू का मैग्नीट्यूड कहाँ से मिलेगा हमें, तो यहाँ से मिलेगा, ये देखो पी प्लस क्यू 18 है ना, तो पी का मैग्नीट्यूड वहाँ पुट कर दो, तो क्यू क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा 13। तो देखो दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ गए, पी का मैग्नीट्यूड आ गया 5, क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया 13। पी हमारा छोटा वाला फोर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई, किस तरह से सॉल्व किया है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये आप अच्छे से कॉपी डाउन कर लेंगे समझ के, और हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे, आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लें। उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, किस तरह से लॉज के एप्लीकेशन हो रहे हैं। हमने जो पैरेललोग्राम लॉ सीखा, ट्रायंगल लॉ सीखा, ये जो फॉर्मूला वगैरह हमने ड्राइव किया, ये सब फार्मूला का कैसे यूज़ हो रहा है। देखो एंगल का फॉर्मूला भी यूज़ हो गया, ठीक है, और ये जो है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला का भी यूज़ हो गया। तो सभी फॉर्मूला का यूज़ कैसे हो रहा है और कैसे आपको वेक्टर्स इमेजिन करने हैं, वो इमेजिन करना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप वो इमेजिन कर सकते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स लेंगे हम, अभी फिलहाल आप यहाँ तक कॉपी कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम अगला सवाल देख रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, इफ़ वेक्टर्स p, q and r have magnitudes 5, 12 and 13 units and p plus q is equal to r, then the angle between q and r is, है ना, और ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ जो r वेक्टर है वो एक्चुअली रिजल्टेंट है p और q का, ठीक है। तो हम चाहें तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, हम ऐसा बना पाएंगे, मान लो यहाँ पर हमारा वेक्टर p है, ये हमारा वेक्टर p हो गया, और ये हमारा वेक्टर q हो गया, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा वेक्टर r हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक जनरल डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि p का मैग्नीट्यूड 5 है, q का 12 है और r का 13 है। यानी देखो डियर स्टूडेंट्स ये q है तो ये भी q है, एक्चुअली ये भी q है, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखूँ मैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखूँ तो यहाँ जो p का मैग्नीट्यूड है, ये p का मैग्नीट्यूड कितना है, p का मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब ये 5 है, और q का मैग्नीट्यूड क्या है, 12 है। तो इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही है, इसका मैग्नीट्यूड 12 है और r का मैग्नीट्यूड क्या है, 13 है। तो ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। अभी कॉमन सेंस हमको क्या बता रहा है, कॉमन सेंस हमको बता रहा है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये मिलेगा। देखो ना, रूट अंडर
144 प्लस 25 इज रूट अंडर 169 विच इज़ नथिंग बट 13। यानी पता ये चला कि ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये तीनों बैठ रहे। इसका मतलब है कि पी और क्यू के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस डायग्राम को हम रीड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये डायग्राम ऐसा नहीं होगा। अब ये डायग्राम कैसा होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, पी हमारा इस तरह से होगा, ये पी हो गया, ये पी हो गया डियर स्टूडेंट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और ये हमारा क्यू हो गया, क्यू जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 13। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एंगल किसके किसके बीच का पूछा है, देन द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच का एंगल पूछा है। तो क्यू इधर है, आर इधर है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं फिलहाल थीटा बोल देता हूँ, और यही वाला एंगल उसने हमसे पूछा है, और वो भी किसके टर्म्स में दिख रहा है हमको, सभी ऑप्शंस किसके टर्म्स में, कॉस इनवर्स के टर्म्स में। तो देखो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो अगर ये ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ तो कॉस थीटा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस थीटा होगा 12/13। कॉस थीटा क्या होगा, हाँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से हम थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 12/13। तो ऑप्शन ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, यानी सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हुए, और अब हम देख रहे हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है वो मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ कि डायग्रामेटिकली वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है कि भाई दो वेक्टर हैं ए और बी, है ना, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। यानी मैं अगर इस तरह से बनाऊँ डायग्राम, तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हो गया, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और हमारा जो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर बी इधर होगा ना, तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तैयार हो गया एक पैरेललोग्राम, जिसमें अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। ठीक है, एक थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल हमने पिछले सेशन में भी लिया था। तो एनीवेज अभी ये हमने ए बी और आर बना दिया है। अब देखते हैं और क्या डेटा दिया है उसने। तो उसने बोला है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का आधा है, आर का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, यानी ये वाला एंगल, अगर मान लो इसको मैं थीटा बोलता हूँ, तो यही थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो आओ देखते हैं थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि tan अल्फा क्या होता है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्यू के जगह पर कौन है, क्यू के जगह पर बी है और पी के जगह पर ए है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू के जगह पर बी है ना, और पी के जगह पर ए है, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा कौन सा एंगल होता है, अल्फा होता है, अगर आपको याद होगा, ये वाला एंगल। इधर देखेंगे रिजल्टेंट का एंगल इस वाले वेक्टर से, यही हमारा क्या होता है, अल्फा होता है। तो यहाँ अल्फा क्या है, यहाँ अल्फा तो 90 है, क्योंकि इस वाले वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल क्या है, 90 है। tan 90 इन्फाइनाइट है, तो फिर इन्फिनिटी इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इस रेशियो को इन्फाइनाइट होने के लिए ये पूरा टर्म जीरो होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए प्लस बी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, अगर इसको उधर भेज दें तो, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस ए अपॉन बी, ऐसा हो जाएगा। देखो ये बी मल्टीप्लिकेशन था, नीचे भेज दिया उधर, तो ये तो एक रिजल्ट हमारा आया। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, अब देखो हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अप्लाई अगर हम करें ये फॉर्मूला, तो फिर किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें दिया b/2, तो ये मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा b/2 और ये हो जाएगा रूट अंडर p का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस a/b,
तो कॉस थीटा की जगह पर माइनस ए बाई बी रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब रूट के अंदर है, ये बी बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और बचेगा, अच्छा डिस्टेंस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखो ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2a स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से लिखा मैंने, अभी इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको उधर भेजो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, इस टर्म को उधर उस टर्म को इधर लेके आ गया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बाई 4 इज नथिंग बट ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूँ बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू रूट 3b बाई 2, इस तरह से हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a बाई बी इज नथिंग बट रूट 3 बाई 2, ठीक है। a बाई बी क्या आ गया, रूट 3 बाई 2 आ गया। अब इससे क्या फ़ायदा मिला हमको, फ़ायदा ये मिला कि a बाई बी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा विल बी, देखो a बाई बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 बाई 2। अब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 बाई 2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट याद होगा तो क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इधर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव एंड टैन पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है पर कॉस तो नेगेटिव होता है, कॉस यहाँ नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि अब देखो 4 ऑप्शन हैं। अभी हमको पता है कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, तो वो तो नहीं हो सकता। कॉस 135 क्या होता है, अगर हम कॉस 135 निकालें तो कॉस 135 90 इंटू 1 प्लस 45 हो जाएगा, और ये माइनस 1/√2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और यही अगर हम निकालें कॉस 150, तो कॉस 150 माइनस रूट 3/2 हो जाएगा, मतलब ये हमारा सही जवाब है। आप चाहें तो वो निकाल के क्रॉस चेक कर ले, कॉस 150 कैसे निकलेगा, वो कुछ इस तरह से निकलेगा, कॉस 90 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 90 इंटू 2 माइनस 30, ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30, है ना। और क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2, और क्योंकि ये 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस रूट 3/2। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका सही जवाब क्या है, 150 डिग्री, यानी ए और बी के बीच का एंगल जो है वो क्या होगा, 150 डिग्री, टू सेटिस्फाई द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, मैं जानबूझ के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि बाकी क्वेश्चंस फिर आपको आसान लगने लगे, है ना। तो इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप घबराएं ना, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो देखें, ठीक है, और आप इसको अच्छे से समझ के कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स।